हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था टैक्सेशन। तो आज हम फोर्थ टॉपिक टैक्सेशन का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। GST, that is Goods and Services Tax in India, is a comprehensive indirect tax levied on the supply of goods and services across the country. तो बेसिकली अगर हम GST की बात करें तो GST कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और किस पे लगता है? ये बेसिकली सप्लाई पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है, ना कि प्रोडक्शन पे लगता है। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2017। सो 1 जुलाई 2017 जीएसटी ने रिप्लेस किया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको सब्स्यूम्ड कर लिया। मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अब किसके अंदर आते हैं? जीएसटी के अंदर आते हैं, जो कि स्टेट्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थे। इट एम्स टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एलिमिनेट कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हटाने की कोशिश पे थे। इसीलिए जीएसटी क्या करता है? जीएसटी टैक्स ऑन टैक्स को हटाता है, सिंप्लीफाई करता है उसके फ्रेमवर्क को, एंड अल्टीमेटली क्या है? इकोनॉमी को ग्रो करेगा। कैसे? क्योंकि टैक्सेशन क्या है? ये रेवेन्यू का पार्ट है गवर्नमेंट के लिए। तो जब रेवेन्यू आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर से अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटी। तो हम देखते हैं जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। जीएसटी इन इंडिया फॉलोज कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है? डुअल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। डुअल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसमें स्टेट एंड सेंट्रल दोनों इन्वॉल्व होती है। ये कॉन्करेंटली लिवाई करती है बाय बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से जीएसटी के वो देख लेते हैं। तो पहला कॉम्पोनेंट हमारे पास आता है सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब क्या? स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट अगर सप्लाईज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस पर टैक्स कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। देन वी हैव एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कौन लगाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। किसके ऊपर लगता है? ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर लगता है। दैट मीन्स विद इन कंट्री के, विद इन स्टेट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रही है उसके ऊपर ये दोनों लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपने कभी बिल देखा होगा आपके पास, तो आप देखोगे कि टैक्स में सीजीएसटी भी लिखा होता है, एसजीएसटी भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं? हम इंट्रा की बात कर रहे हैं। एक और होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आईजीएसटी भी कहते हैं। ये कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। किसके लिए? इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब दो स्टेट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ से कहाँ? महाराष्ट्र से ले लो, दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, कहीं पर भी ले लो। तो दो स्टेट जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसकी जब सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो बेसिकली तब क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में बेसिकली लगता है। ये एक इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है एंड दूसरा इम्पोर्ट्स पे लगता है। अगर कोई चीज़ इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी में तीन तरह के हमने देखे, सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी दैट इज स्टेट सर्विस गुड्स एंड टैक्स, एंड आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई एज वेल एज इम्पोर्ट पे लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जीएसटी के रेट्स। तो एक बार रेट्स देख लेते हैं जीएसटी के क्या क्या रेट्स है। GST rates are categorized into several slabs based on types of goods and services supplied. ठीक है, तो उसके भी जैसे हमने इनकम टैक्स में स्लैब रेट पढ़ा था, तो इसके भी कुछ टैक्स के रेट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द गुड्स। तो हम फाइनेंशियल ईयर कौन सी बात कर रहे हैं? 2023-2024 की बात कर रहे हैं। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो रेट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज 0%, मतलब टैक्स क्या है? 0% है। अगर 0% टैक्स लग रहा है, दैट मीन्स इट इज एग्जेम्प्टेड। किस पे लगता है? जो फ्रेश प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं होती है, जिन चीज़ों पे प्रोसेसिंग नहीं की जाती, वहाँ पर टैक्स क्या लगता है? 0% लगता है। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अदर पेरिशेबल दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग, जहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जा रही है। डेयरी मिल्क,
other than flavored milk, butter, curd, unprocessed grains and cereals, educational services, healthcare service, public transport, etc. तो इन सारी चीज़ों में जीएसटी क्या है, 0% है. देन वी हैव अनदर रेट दैट इज 5%. 5% किस पे लगता है, जो भी चीज़ मास कंजम्पशन में हो रही है उसमें जीएसटी कितना लगता है, 5%. जैसे कि हाउस होल्ड की नेसेसिटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गए, तो इन सब में 5% का जीएसटी चार्ज होता है. नेक्स्ट वी हैव अनदर टू रेट्स दैट इज 12% एंड 18%. ये बेसिकली स्टैंडर्ड रेट्स कहलाते हैं, 12% और 18% वाला. ये मेजर गुड्स एंड सर्विसेज में यही रेट्स अप्लाई होते हैं. जैसे कि एफएमजीसी, ठीक है, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, फास्ट मूविंग गुड्स में होते हैं. इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स में, सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विस, आईटी सर्विसेज, बेसिकली उसमें कितने 12 और 18% यूज होता है. देन वी हैव हाईएस्ट रेट दैट इज 28%. ये हाईएस्ट टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है, किस पे लगता है, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी कंजम्पशन कम करने के लिए लगाया जाता है ताकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो. सिन गुड्स, वो गुड्स जो आपको हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, टोबैकोज, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, इन चीज़ों में टैक्स रेट कितना लगता है, दैट इज़ द हाईएस्ट स्लैब रेट लगता है 28%. ठीक है. स्पेशल रेट सम आइटम्स जैसे कि गोल्ड, इन सब में क्या लगता है, स्पेशल जीएसटी लगती है ऑफ 3%. 1.5% सीजीएसटी लगता है एंड 1.5% एसजीएसटी लगता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस. तो रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बिजनेसेस एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज with an aggregate turnover exceeding 20 lakhs. जो भी बिजनेसेस सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब जो भी बिजनेसेस के अंदर हैं जो सप्लाई करते हैं, अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और कुछ स्पेशल कैटेगरीज में थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 10 lakhs, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट रजिस्टर अंडर द जीएसटी. तो जीएसटी के अंदर किसे रजिस्टर करना पड़ता है, जिनकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है एंड कुछ स्पेशल कैटेगरी में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए, उनको जीएसटी में रजिस्टर करना ज़रूरी है. और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी गई है एंड उनको मैंडेटरी रजिस्टर करना ज़रूरी है, सच एज दोज इन्वॉल्व इन इंटर स्टेट सप्लाईज और प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज. तो जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है. उनके लिए कोई भी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी गई है. ठीक है. जीएसटी रिटर्न्स देखते हैं. रजिस्टर्ड बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू फाइल पीरियोडिक जीएसटी रिटर्न्स टू द जीएसटीएन. ठीक है. तो जीएसटी का अपना एक नेटवर्क है, वहाँ पर पीरियडिकली फाइल करनी पड़ती है जीएसटी के रिटर्न. डिटेलिंग देयर आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब क्या क्या सेल्स हुई है. इनवर्ड सप्लाईज मतलब क्या परचेजेस हुए हैं. टैक्स क्या आया है या क्या गया है, वो सारी की सारी डिटेल आपको फाइल करनी पड़ती है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. कैसे, जीएसटीएन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग वेरीज बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड टाइप ऑफ बिजनेस. तो फ्रीक्वेंसी जो फाइलिंग की होती है वो डिपेंड करती है आपका टर्नओवर कैसा है, कितना है और आपका कौन सा बिजनेस है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कोर है जो जीएसटी का, दैट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ जीएसटी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट विच अलाउज बिजनेसेस टू क्लेम क्रेडिट फॉर द जीएसटी पेड ऑन इनपुट गुड्स. तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इनपुट यूज़ किए गए हैं, जो भी सामान बनाने में जो इनपुट्स गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ किए गए हैं, वो क्या है, वो बिज़नेस को अलाउ करता है कि वो जो उन्होंने पे कर दिया है उसे वो क्लेम कर सके अगेंस्ट द जीएसटी लायबिलिटी ऑन द आउटपुट सप्लाईज. दिस मैकेनिज्म एंश्योर्स दैट टैक्स आर लेविड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन. तो इससे क्या हो रहा है, जो हर स्टेज में आपकी जो वैल्यू एडिशन हो रही है सामान के ऊपर, उस पर टैक्स लग रहा है, ना कि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है. इसी को बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन. ठीक है. This mechanism ensures that
taxes are levied only on valuable addition at each stage of the supply chain, thereby eliminating cascading effect of taxation. मतलब टैक्स ऑन टैक्स को हम उसके एडवर्स इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसके एलिमिनेट कर रहे हैं. इसीलिए जो भी टैक्स पे कर चुके हैं इनपुट यूज़ करने में वो क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे जैसे ही वैल्यू ऐड होते रह रहे हैं उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, ना कि दोबारा से पूरी चीज़ों में दोबारा से टैक्स पे करना होता है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ रीसेंट डेवलपमेंट्स and reforms. Rate rationalization. The GST Council periodically reviews and rationalizes tax rate to simplify the tax structure and reduce compliance burden. तो basically कौन रिव्यू करता है? GST काउंसिल होती है जो रिव्यू करती है पीरियडिकली टैक्स रेट को. ठीक है, एनी चेंजेस इन रेट्स एंड क्लासिफिकेशंस आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन एंड कंसेंसस अमंग द काउंसिल मेंबर्स. तो जो भी काउंसिल मेंबर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशंस करके ही चेंजेस किए जाते हैं, या फिर जो भी रेट्स में चेंजेस आ रही है वो डिस्कशन के थ्रू ही आती है. एंड जो भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है गुड्स का वो भी काउंसिल मिलकर ही डिस्कस करती है. ई-वॉइसिंग. ई-इनवॉइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बिजनेसेस विद द टर्नओवर अबव अ स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड टू ऑटोमेट एंड स्टैंडर्डाइज द इनवॉइसिंग प्रोसेस. तो बेसिकली ई-इनवॉइसिंग आजकल चलती है. तो ई-इनवॉइसिंग में एक थ्रेशहोल्ड लिमिट दी गई है. ठीक है, अगर आपका टर्नओवर उस थ्रेशहोल्ड लिमिट के ऊपर है तो ये आप ई-इनवॉइसिंग कर सकते हो. इट एम्स टू रिड्यूस एरर्स. जब ई-इनवॉइसिंग होगी तो एरर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, कंप्लायंस बढ़ेगा एंड फैसिलिटेट सीमलेस डेटा एक्सचेंज बिटवीन बिजनेसेस एंड द GSTN. तो लगातार, सीमलेस का मतलब क्या है कि लगातार कंटिन्यूसली डेटा एक्सचेंज हो पाएगा बिजनेस और GST नेटवर्क के बीच. देन कोविड-19 रिलीफ मेजर्स देख लेते हैं. ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक जो आया था, द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कुछ रिलीफ मेजर्स अंडर द GST, इंक्लूडिंग टैक्स रेट. जो रेट थे GST के उसको रिड्यूस किया गया फॉर असेंशियल मेडिकल सप्लाईज एंड एक्सटेंशंस इन फाइलिंग डेडलाइंस. तो बेसिकली GST के रेट्स डिक्रीज़ किए गए थे. किस पे? मेडिकल सप्लाईज जो हो रही थी, जो ज़रूरत की मेडिकल सप्लाईज थी उस पर टैक्स रेट रिड्यूस किया गया था. एक्सटेंशन, जो फाइलिंग GST को फाइल करना होता है उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था ताकि वो सपोर्ट कर पाए बिजनेसेस को और जो कंप्लायंस बर्डन है वो आसान हो सके. चैलेंजेस एंड इश्यूज एक बार देख लेते हैं. चैलेंजेस एंड इश्यूज क्या है? Challenges and issues. Compliance burden. Businesses, especially small and medium enterprises, may face challenges in understanding and adhering to GST compliance requirements, including timely filing of returns, reconciling mismatches in input and output tax claims. तो compliance burden basically होता है कि मेजर बर्डन किसे फील होता है? जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको दिक्कतें आती है समझने में कि GST के क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, समय पे फाइल करना रिटर्न्स को, उसमें प्रॉब्लम्स आती है. जो भी इनपुट एंड आउटपुट जो टैक्स क्लेम करना है उसमें मिसमैच हो गया, ठीक है, उसको रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इज IT इंफ्रास्ट्रक्चर. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन GSTN इंफ्रास्ट्रक्चर आर एसेंशियल टू सपोर्ट सीमलेस फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. तो हम देख रहे हैं कि GST के जो नेटवर्क्स है उसे कंटिन्यूसली मेंटेन किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है वो कंटिन्यूसली होती रहे, रिफंड्स प्रॉपरली प्रोसेस हो पाए एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई-इनवॉइसिंग एंड अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स. तो बेसिकली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम किसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें? GSTN के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो GST का जो नेटवर्क है वो अच्छा होगा तो सारी चीज़ें बेटर होती हुई दिखेंगी. हम प्रॉपरली ई-फाइलिंग कर सकते हैं, हमारा रिफंड प्रोसेस अच्छा होगा, हम इनवॉइसिंग बना सकते हैं टाइमली. ठीक है, और भी बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. क्लासिफिकेशन इश्यूज. डिटरमाइनिंग द करेक्ट GST रेट एंड क्लासिफिकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कॉम्प्लेक्स. तो क्या GST का रेट होना चाहिए, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज किस बेसिस में क्लासिफाई होने चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिससे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटीज़ जो टैक्स लेवाई करती है.
Transition issues. Some sectors may still be grappling with transition issues from pre-GST regime. अभी तक लोग परेशान हैं जो प्रीवियस जीएसटी से पहले जो चीज़ें चल रही थी और अब जो जीएसटी के बीच में अभी भी उनको ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इंक्लूडिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजिशनल शॉक्स. तो जो नई कंडीशन में जा रहे हैं उनको एक नया एक शॉक लगता है ना, कि जैसे साइकोलॉजिकल शॉक्स हो गए कि वो पुरानी चीज़ों से एक आदत सी हो जाती है, कंटिन्यूस वो काम करते हैं. अब एक नई चीज़ में जाना है, उसके लिए प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग. तो अभी भी बहुत सारे लोग उसके बीच में जूझ रहे हैं. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी. इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, बिजनेसेस में देखते हैं क्या इम्पैक्ट है. जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस. तो जीएसटी ने बहुत सारे टैक्स कंप्लायंस कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर रहा है, आसान कर दिया गया है. लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है, जो गुड्स एक दूसरे से मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जो जा रहा है उसका जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर दिया गया है. एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट इम्प्रूव हो गया है. किसके थ्रू? जो टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता उसके थ्रू. इट हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड ईजियर एंट्री इनटू द न्यू मार्केट्स. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप नई मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं एंड कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस हो सकता है फॉर बिजनेसेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. नेक्स्ट, कंज्यूमर्स को क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे. कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिला थ्रू लोअर ओवरऑल टैक्स इंसिडेंट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, रिड्यूस्ड प्राइसेस ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस. तो कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हुआ है जीएसटी से, क्योंकि उनका जो ओवरऑल टैक्स बर्डन था इन मतलब डिफरेंट टैक्सेस का, वो कम हो गया. ठीक है. कास्केडिंग इफेक्ट जो पहले था टैक्स ऑन टैक्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी, ज़्यादा बर्डन लगता था. अब कास्केडिंग इफेक्ट हट गया तो प्राइजेस भी रिड्यूस हो गए एंड इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस. और गुड्स भी कॉम्पिटिटिव प्राइस, एक फेयर प्राइजेस में अवेलेबल होने शुरू हो. नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर आउटलुक. फ्यूचर आउटलुक का सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन. फ्यूचर रिफॉर्म्स में फोकस ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग द जीएसटी स्ट्रक्चर. तो जो फ्यूचर रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं तो फर्दर क्या होगा कि जीएसटी के जो भी स्ट्रक्चर्स है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जीएसटी के स्ट्रक्चर को इजी करने की कोशिश करी जा रही है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है. रैशनलाइजिंग टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट है उसको प्रॉपरली रैशनलाइज किया जा रहा है, ना कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम. एंड हार्मोनाइजिंग कंप्लायंस प्रोसीजर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द बिजनेसेस एंड इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो बेसिकली अगर हम फ्यूचर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसको आसान बनाने की कोशिश पे है. जो भी टैक्स रेट है वो टैक्स रेट सही हो और कंप्लायंस जो भी फॉर्मेलिटीज़ है या उसकी जो भी फ्रेमवर्क है उसे इजी करे, ताकि जो बिजनेसेस के ऊपर बर्डन है, कंप्लायंस का बर्डन है, गाइडलाइंस फॉलो करने का बर्डन है, वो कम हो जाए एंड बिजनेस इजीली हम कर सके. मतलब देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. देन नेक्स्ट इज सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स. तो अभी हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना, फ्यूचर की बात करें तो उसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्या है, सेक्टर के हिसाब से भी अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक में भी रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं या उसमें भी रिफॉर्म्स करने हैं. द गवर्नमेंट में कंसिडर सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स टू एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज़. तो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ है, डिफरेंट जो सेक्टर्स है, वहाँ पर जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसको रिड्यूस करना, उसको कम करने की भी ज़रूरत है, उस पर भी रिफॉर्म्स लेकर आना. ठीक है. तो गवर्नमेंट में कंसिडर सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स भी लेकर आ सकते हैं डिफरेंट जो चैलेंजेस इंडस्ट्रीज फेस कर रही है, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, सर्विसेज हो गया, ई कॉमर्स से रिलेटेड जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन अडेप्टिंग टू द जीएसटी रियल नेटवर्क. तो बेसिकली क्या बात हो रही है, जो भी सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है, उसमें रिफॉर्म्स, उसमें चेंजेस लेकर आने की बात हो रही है. ग्लोबल इंटीग्रेशन, अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. किसे अलाइन करना? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को के साथ इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन
एंड एड्रेसिंग क्रॉस बॉर्डर टैक्स चैलेंजेस। तो बेसिकली किसके साथ अलाइन करना, इंटरनेशनल जो टैक्सेशन है उसके साथ मतलब अलाइन करना इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, एंड जो क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड जो भी टैक्स के चैलेंजेस है उसे देखना, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस विल बी क्रिटिकल फॉर इंडियाज जीएसटी रिजीम। तो अगर ये जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड है या डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, ये सारी चीज़ों में भी चेंजेस लेकर आना, ठीक है, इसको भी थोड़ा आसान बनाना, ये सारे चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं ये सारी रिफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम कंक्लूड करते हैं ये टॉपिक को, हम एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। क्या कंक्लूजन है? जीएसटी हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिंग रिफॉर्म इन इंडियाज टैक्सेशन सिस्टम एमिंग एट क्रिएटिंग यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेसिकली जीएसटी से क्या किया जा रहा है, जीएसटी से करने की कोशिश की जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरह का टैक्सेशन हो एंड अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक को अपनी ग्रो कर पाएँ। While the implementation has seen its shares of challenges, ongoing reforms and improvements are expected to further enhance the effectiveness and efficiency of the GST। हमने देखा कि जब GST आया तो इसने बहुत सारी चैलेंजेस फेस की, बहुत सारे लोग तो इसे एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगा रहे थे, ठीक है, बहुत लोग तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, और एक्सेप्ट कर रहे थे तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों में शिफ्ट होना, क्योंकि ये जीएसटी स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। कॉम्प्लिकेटेड अभी भी है, चीज़ें अभी भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले, ठीक है, अभी भी बहुत सारी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, रेगुलरली रिफॉर्म्स हो रही है, इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे भी अच्छे चेंजेस आएंगे जिससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जीएसटी का क्या होगा, बढ़ेगा, बेनिफिट मिलेगा बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को, एंड अल्टीमेटली जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है आने वाले कल को क्या होगी, बेटर होगी, आने वाले कल को हम इकोनॉमी बेटर कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप हो सकती है हमारी इकोनॉमी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टैक्स पेयर के क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।